देखिए, हम डिस्कशन करेंगे रेगुलेशन 112 डिप्लेरिंग ऑपरेशन। लेकिन यदि आपको यह पूछा जाता है कि स्टेचुटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग डिप्लेरिंग, तो अलग चीज हो जाएगा। उसमें आपको ये 3 रेगुलेशन बताना होगा, रेगुलेशन 112, रेगुलेशन 137 और रेगुलेशन 123। सिर्फ डिप्लेरिंग ऑपरेशन बोला है तो आपको रेगुलेशन 112 लिखना है। इसको हम बहुत छोटे और सिंपल तरीके में बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। एक ये देख रहे हैं आप, एक डिप्लेरिंग परमिशन का कॉपी है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा ये कितना लिखा है, रेगुलेशन 112, ठीक है, रेगुलेशन 137। इधर इसको और पलटिएगा तो 123 के बारे में भी जिक्र है। ये परमिशन कॉपी है जो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस डिप्लेरिंग के लिए देते हैं, ठीक है। तो इस जो हम आपको मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर बताए थे, वो इसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है। कितना पॉइंट है? एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ चालू करते हैं रेगुलेशन 112। इसमें हम 7 पॉइंट लिए हैं। कितने पॉइंट लिए हैं? और रेगुलेशन के नंबर को छोड़ दीजिएगा। रेगुलेशन 112 में से जो जरूरत का 7 चीज था वो यहां बताया, ठीक है। और जो लेजिस्लेशन के पेपर में और वेंटिलेशन के पेपर में बैठ रहे हैं उनके लिए हम 1-2 ऑब्जेक्टिव बताएंगे यहां से, ठीक है, समझाने के बाद। दूसरी बात, जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनको लेजिस्लेशन का पेपर देना डिग्री या डिप्लोमा, उनके लिए भी बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। क्या नाम है रेगुलेशन का? 112 डिप्लेरिंग ऑपरेशन। बाकी ये 2 को बाद में कभी देखेंगे। पहली बात तो क्या बोलता है, डिप्लेरिंग आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा डिप्लेरिंग परमिशन लेना होता है। क्या लेना होगा? ऐसा डिप्लेरिंग परमिशन लेना होगा। किससे लेंगे? आपको ऑप्शन दे देंगे, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस। किससे लेना है आपको? ये डिप्लेरिंग का परमिशन किससे लेना है? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। देखिए उनके यहां साइन है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से आपको क्या लेना है? डिप्लेरिंग का परमिशन लेना है। मतलब प्रायर परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। पहला पॉइंट वही लिखे, देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रायर परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम RIM, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और जब आप परमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या देना होगा? एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है। क्या देना होगा? एप्लीकेशन देना होगा। और उस एप्लीकेशन में यहां जो लिखा है ये सब मैनेजर लिख के देता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा? उस एप्लीकेशन जो डिप्लेरिंग के लिए आप मांग रहे हैं उसमें क्या क्या रहेगा? एक्सटेंट ऑफ प्रपोज्ड वर्किंग, कितना दूर तक आप कीजिएगा डिप्लेरिंग। मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो उस दिन हम लोग आप लोग को स्प्लिटिंग वाला बताए थे, एक वीडियो अपलोड किया ना मेरे चैनल में, वो रहेगा। थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ सीम। नेचर ऑफ रूफ क्या है? क्योंकि ये नेचर ऑफ रूफ से ही ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स होता है, इसी से एयर ब्लास्ट होता है। यदि मैसिव सैंडस्टोन है तो होगा ना। और RMR बताना होगा नेचर ऑफ रूफ में, वो भी दिखाना होगा। साथ में रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिप। तो ये 2 बात हुआ। एक तो परमिशन लेना होगा, प्रायर परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम RIM। एप्लीकेशन फॉर परमिशन शैल बी अकम्पाइंड बाय 2 कॉपीज ऑफ प्लान एंड सेक्शन शोइंग, क्या क्या बोले हम? एक्सटेंट ऑफ प्रपोज्ड वर्किंग, मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन, थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ सीम, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्राटा एंड नेचर ऑफ रूफ, ठीक है। ये 2 बात हो गई। तीसरा बात क्या बोलता है? तीसरा बात अभी हम आज ही आप लोग को आज ही रात में ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स एंड प्रीमेच्योर कोलैप्स का वीडियो भेजा हूं, आज ही नाइट में भेजा हूं, मतलब मेरे चैनल में और कहीं नहीं। तो आपको ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स होगा तो क्या हो जाएगा? प्रीमेच्योर कोलैप्स हो जाएगा। ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स का मतलब क्या है? पिलर तो के ऊपर तो ऐसा ही वजन है, वो स्ट्रेस्ड है। यदि आपका गोप का रूफ टंगा हुआ है तो वो गोप के रूफ का वेट जो है पिलर के ऊपर चला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा आपने उसके ऊपर चढ़ा दिया प्रेशर, वो है ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स।
और ओवरराइडिंग ऑफ पिलर से प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ एक्टिव वर्किंग एरिया होने की संभावना बन जाती। तो तीसरा बात क्या बोलता है डिप्लरिंग ऑपरेशन के इस रेगुलेशन में कि आपको डिप्लरिंग ऑपरेशन ऐसे करना है कि ओवरराइडिंग ऑफ पिलर से बचे। देखिए ये फिर बात लिखा होगा, हाँ ये डीईपी लिखा मतलब डिप्लरिंग, समझिएगा। डिप्लरिंग ऑपरेशन शैल बी डन और कंडक्टेड लिख सकते हैं आप। डिप्लरिंग ऑपरेशन शैल बी डन और कंडक्टेड इन सच अ वे, इस तरीके से, इन सच अ वे एज टू अवॉइड ओवरराइडिंग ऑफ पिलर। देखिए हम हट जा रहे तो आपको दिखे डिप्लरिंग ऑपरेशन या डिप्लरिंग शैल बी डन और यहाँ कंडक्ट लिख सकते हैं, इसके जगह ये बोल गए तो इन सच अ वे एज टू अवॉइड ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स। ठीक है, आप रेगुलेशन का पुस्तक पढ़िएगा आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, इसी को इतना लंबा और लिख दिया हो कि आप लिख ही नहीं पाइएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग विड्थ ऑफ स्प्लिट शैल बी सेम एज डेवलपमेंट गैलरी, यही लिखा होगा मैं, देखिए साइज ऑफ स्प्लिट मतलब विड्थ ऑफ स्प्लिट शैल बी सेम एज डेवलपमेंट गैलरी। उसके बाद जो अंडर इंस्ट्रक्शन है पिलर, उससे 2 पिलर ही एडवांस आपको क्या करना है, उसको स्प्लिटिंग करना है। और जब आप डिप्लरिंग स्टार्ट किए तो मैक्सिमम 4 पिलर में आप स्प्लिट कर सकते हैं। ये बात लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग शैल बी डन इन 2 pillars ahead of pillar under extraction. However, at the time of start of डिप्लरिंग मैक्सिमम 4 pillars में भी स्प्लिटेड, यही कुछ यहाँ पे हमने लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और बचे। हम बताए थे ना कि डिप्लरिंग कितने तरीके से करते हैं, डिप्लरिंग विद केविंग एंड डिप्लरिंग विद स्टोविंग। तो वो तो आया नहीं ना, तो उसको लेना ना होगा। ये कहां से बात कर रहे हैं हम, रेगुलेशन 112 डिप्लरिंग ऑपरेशन। ठीक, तो उसको भी लेते हैं। तो उसको अब यहाँ क्या लिखे बोले के बताते हैं, इफ डिप्लरिंग विद केविंग, यदि हम डिप्लरिंग किससे कर रहे हैं, केविंग से कर रहे हैं, तो क्या हुआ, लीव स्मॉल एरिया ऑफ अनकोलैप्स्ड रूफ इन द गोप। क्या बोल रहा हूं, यदि आप डिप्लरिंग विद केविंग कर रहे हैं तो गोप में अनकोलैप्स्ड रूफ कम से कम रहे। लीव मतलब छोड़ना, रखना, धरना। लीव एज स्मॉल एज अनकोलैप्स्ड रूफ इन द गोप। किसके लिए, विद रिगार्ड टू डेंजर फ्रॉम एयर ब्लास्ट। ठीक है, हम पीडीएफ भेज देंगे साथ में, विद रिगार्ड टू डेंजर ऑफ एयर ब्लास्ट। ठीक है, और यदि इफ डिप्लरिंग विद स्टोविंग देन रिटर्न हैज टू बी सबमिटेड विद इन नेक्स्ट 10th ऑफ द मंथ टू द RIM। यदि आप स्टोविंग कर रहे हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को अगले महीना की, नेक्स्ट मंथ बोला मतलब अगले महीना की 10 तारीख तक रिटर्न सबमिट करना है। कितना उसमें क्या रहेगा, रिटर्न में कितना कोयला निकाला, कितना रेती भरा, सैंड भरा, बालू भरा। ठीक है, स्टोविंग किया हमने, यही रहेगा। ये हुआ आपका रेगुलेशन 112। लेकिन ये पूरा ये सब रेगुलेशन 112 है, लेकिन डिप्लरिंग के स्टेचुटरी प्रोविजन में ये 2 चीज भी आएगा, 137 एंड 123। 123 में क्या है, सपोर्ट प्लान के बारे में। तो मैं इसमें आपको यदि कोई ऐसा पूछता है कहीं रेगुलर स्टूडेंट को कि राइट द स्टेचुटरी प्रोविजंस ऑफ डिफेंस, इसके 123 का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप एक पॉइंट लिख दीजिएगा, मैनेजर सेल फार्मुलेट SSR एंड RIM में मॉडिफाई इफ नेसेसरी एंड मैनेजर सेल इन्फोर्स द सपोर्ट प्लान इन द माइन। ये 123 आपका खत्म हुआ इस स्टेचुटरी प्रोविजंस के लिए। और 137 में क्या दिया है, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस सिटिंग। गोप में स्पॉन्टेनियस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी एक्टिव पिलर में भी हो जाता है फायर। तो स्पॉन्टेनियस से बचने के लिए रेगुलेशन 137 क्या बोलता है कि डिप्लरिंग चालू करने के पहले डिप्लरिंग
जो पैनल होने वाला है उस पैनल के चारों तरफ फायर डैम की आइसोलेशन स्टफिंग बना लेना है। फायर डैम्स, ठीक, या आइसोलेशन स्टफिंग बना ले। उन रास्तों को छोड़ करके जिन रास्तों को हॉलेज या वेंटिलेशन के लिए आपको खुला रखना है, लेकिन उन रास्तों में भी जो हॉलेज या वेंटिलेशन के लिए छोड़े उन रास्तों में भी प्रिपरेटरी स्टफिंग बना के रख देना है। और बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्रिक, सैंड एंड अदर मटेरियल्स will be readily available at the site of preparatory stopping so that preparatory stopping can be completed if necessary, यदि जरूरत पड़ जाए तो उसको बंद किया जा सके। ठीक है, और क्या बोलता है, ग्राम्स रेशो कैलकुलेट करना है आपको, ग्राम्स रेशो कैलकुलेट करना है, ताकि सैंपल लेकर के ग्राम्स रेशो को कैलकुलेट करना है ताकि ये पता लगाया जा सके कि डिप्लरिंग पैनल में कहीं कोई स्पॉट सेटिंग के सिम्टम्स तो नहीं है। और हर 7 दिन में एक ऑटोमेटिक डिटेक्टर से CO के परसेंटेज की जांच करेंगे। इतना ही इसमें लिखना है। ठीक है, 137 का बताइए, जो लास्ट में बताए किसका, 137 का, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हिटिंग का।